गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम सांख्यिकी और उसका एक पार्ट कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लास्ट लेक्चर्स में हम क्लासिकल स्टैटिक्स या फिर समय सांख्यिकी और यूं कहें कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज का जो टॉपिक है या फिर यूं कहें क्वांटम सांख्यिकी, इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी। तो शुरुआत करते हैं। आपने अभी तक क्या पढ़ा है स्थिर सांख्यिकी में? स्थिर सांख्यिकी में या मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स में कि जो गैस के गुण हैं, जैसे गैस के जो गुण हैं या उसके जो पैरामीटर हैं, ताप, दाब, ऊर्जा, इनके बारे में तो ये जो सांख्यिकी है क्लासिकल वो स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन क्या हुआ, कुछ प्रैक्टिकल जो इंसिडेंट है, जैसे कि बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव की, कुछ प्रायोगिक परिघटनाएं हैं। इनमें पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरा है कृष्णिका विकिरण, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे, कृष्णिका विकिरण। और तीसरा है निम्न ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, निम्न ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। तो इनके बारे में जब आपने क्लासिकल के नियम लगाने चाहें तो उनको वो एक्सप्लेन करने में असफल रही। तो फिर एक नई परिकल्पना या नई स्टैटिक्स का जन्म हुआ, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटम सांख्यिकी। अब दोनों सांख्यिकी में अंतर क्या है? दोनों सांख्यिकी में अंतर क्या है? तो जब क्वांटम सांख्यिकी प्रारंभ की गई तो ये माना गया कि जो कण हैं आपके वो अविभेद हैं। कण क्या हैं आपके? अविभेद हैं। क्वांटम सांख्यिकी में तो क्या मान लिया, कणों को अविभेद माना गया। जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं तो आपकी चिरसम्मत है, उसमें कणों को विभेद माना गया था, विभेद माना गया था। तो एक अंतर तो ये है। दूसरा, इसमें चक्रण को भी पार्टिसिपेट किया गया या उस पर ध्यान दिया गया, स्पिन पर, चक्रण स्पिन पर। और इसके आधार पर ये दो तरीके से हो सकती है, एफ डी और बोस-आइंस्टीन, फर्मी-डिराक सांख्यिकी और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है। तो इस तरह से क्लासिकल स्टैटिक्स की जगह क्वांटम स्टैटिक्स की शुरुआत हुई। अब जो मैंने तीन प्रायोगिक परिघटनाएं लिखी, उनमें से एक परिघटना कृष्णिका विकिरण, उसका हम अध्ययन करेंगे कि कृष्णिका क्या है, कृष्णिका विकिरण क्या है और क्या उसका स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त होता है। तो शुरुआत करते हैं कृष्णिका विकिरण से या कृष्णिका से। ब्लैक बॉडी, कृष्णिका का मतलब क्या है? ब्लैक बॉडी। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोई वस्तु या पृष्ठ जो कि उस पर आपतित सभी प्रकार के विकिरणों को अवशोषित कर ले, वह क्या कहलाएगी? कृष्णिका या ब्लैक बॉडी। दूसरे शब्दों में कहें तो आदर्श कृष्णिका कहलाएगी। कोई भी पृष्ठ ले लिया आपने या इस तरह से कोई सरफेस ले ली जो कि शुरुआत में बनाई गई थी कृष्णिका को, ठीक है, तो जो उस पर आपतित सभी प्रकार के अवशोषित कर ले, या फिर यूं कहें कि उसकी अवशोषण क्षमता, उसकी अवशोषण क्षमता क्या होगी? एकांक होगी। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो आपका काजल, काली चाय, ये कुछ एग्जाम्पल हैं कृष्णिका के। और प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक। अब ये क्या होते हैं, लगभग 98% जो विकिरण उनको अवशोषित कर लेते हैं। आदर्श कृष्णिका कोई होती नहीं है, हम मान सकते हैं कि आदर्श है, लेकिन
ये आदर्श कृष्णिका के लगभग बराबर है। अब इसका अल्टरनेट ढूंढें तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु, कृष्णिका के लिए बात कर रहे हैं, जिसका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आपको सतत प्राप्त हो, तो वह वस्तु भी क्या कहलाएगी, आपकी कृष्णिका कहलाएगी। तो इस तरीके से कृष्णिका आपने देखा क्या होती है और इसके एग्जाम्पल और किस तरह से उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त हो सकता है। अब बात आती है कृष्णिका विकिरण क्या चीज है। हमने क्या किया, कोई वस्तु जिसको हम कृष्णिका मान के चल रहे हैं, किसी एक निश्चित ताप T पर रखा, तो जब इस तापमान पर रखते हैं तो इस कृष्णिका में से विकिरण उत्सर्जित होने लगते हैं। इस कृष्णिका में से क्या होंगे, विभिन्न लैम्डा के विकिरण उत्सर्जित होने लगेंगे और जो स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो लूमर और प्रिंगशैम ने क्या किया, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ उसके ग्राफ का अध्ययन किया और ये देखा कि क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो हम जो ग्राफ है पहले उसको बना लेते हैं और उससे जो रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं या फिर उसको समझाने में जो भी नियम काम में लिए गए उनके बारे में हम देखते हैं क्या क्या नियम हैं। इस तरह से ग्राफ प्राप्त हुआ, दिस इज ई लैम्डा, दिस इज लैम्डा, ये हो जाएगा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, और ये आपकी क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो ग्राफ की जो प्रकृति है वो कुछ इस तरह से प्राप्त होती है। दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3। क्या मतलब है इनका, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। T1 T2 टेम्परेचर तापमान है और उनके करस्पॉन्डिंग शेप आपको प्राप्त हो रही है। T1 का मान T2 से ज्यादा है और T2 का मान T1 से ज्यादा है। तो पहला परिणाम आप देख सकते हो, किसी एक कर्व पे फोकस करिए कि जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ रहा है, ई लैम्डा का मान बढ़ता है, एक अधिकतम वैल्यू पहुंचती है और उसके मान घटना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो रहा है ई लैम्डा वर्सेज लैम्डा, लैम्डा की बात करें तो ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है और उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाती है। सभी कर्व में इसी प्रकार की प्रकृति है। दूसरा, इस पीक की बात करें, विभिन्न तापमान पर जो अधिकतम मान है उसकी बात करें तो क्या परिणाम प्राप्त हुआ, लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/T। जो अधिकतम वैल्यू है लैम्डा के सापेक्ष वो टी के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे कि बात करें इस तरह से, जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते जा रहे हैं लैम्डा की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसे क्या कह सकते हैं हम, वीन का विस्थापन नियम, लैम्डा एम टी इक्वल टू वी, एंड दिस इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या वीन का विस्थापन नियम, विस्थापन नियम। तीसरा रिजल्ट कि ई लैम्डा और लैम्डा के बीच आपने ग्राफ प्लॉट किया, तो जो किसी भी कर्व में, जैसे इस कर्व की बात करें तो ये वाला क्षेत्रफल, इस कर्व की बात करें तो ये वाला, और इस कर्व की बात करें तो जो भी क्षेत्रफल कवर हो रहा है उसका मान कितना होगा, तो उसका मान दिया गया E इक्वल टू सिग्मा T4, जहां पर सिग्मा क्या है, स्टीफन नियतांक है और इसे स्टीफन नियम भी कहते हैं। ठीक है, E इक्वल टू सिग्मा T4। अब इन ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए रेले जीन्स ने और वीन ने अपने अपने सिद्धांत दिए जो कि क्लासिकल स्टैटिक्स पे आधारित थे, लेकिन वो पूरी तरीके से इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चौथा नंबर का पॉइंट है वीन का विकिरण नियम, वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन का विकिरण नियम। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा 5
ई रेज टू पावर माइनस बी अपॉन के टी डी लैम्डा। इस तरह से एक फॉर्मूला वीन ने दिया, लेकिन इसमें कमी क्या है कि ये सिर्फ लोअर पार्ट को ही एक्सप्लेन कर सकता है। तरंग दैर्ध्य के जो कम मान है उनके लिए ही यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है, उच्च मानों के लिए इसका ये जो है वैलिड नहीं है। इसी प्रकार रेले जीन्स ने अपना एक नियम दिया। रेले जीन्स ने या रेले जीन्स का विकिरण नियम कह सकते हैं। इसका मान क्या होगा, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा फॉर डी लैम्डा। अब इस नियम के द्वारा क्या हो रहा है, उच्च पार्ट जो है या तरंग दैर्ध्य के जो उच्च मान है वही प्रायोगिक जो रिजल्ट है वो मैच कर रहे हैं। तो कुल मिला के दोनों नियमों के द्वारा संपूर्ण ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। तो इसके बाद इन फेलियर्स को देखते हुए नेक्स्ट हाइपोथेसिस आई प्लांक की, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, रेले जीन्स और वीन का नियम। अब इन दोनों नियमों को यदि ग्राफ से समझना चाहें तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। यह आपको कर्व इस तरह की शेप का है। तो दिस इज ई लैम्डा लैम्डा, दिस इज ई लैम्डा लैम्डा। तो ये तो हो जाएगा वीन का विकिरण नियम, और ये क्या हो जाएगा, रेले जीन्स का विकिरण नियम। वीन का विकिरण नियम क्या है, कम तरंग दैर्ध्य पर है, और रेले जीन्स का जो नियम है वो उच्च तरंग दैर्ध्य नियम पर मान्य है। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इन सिद्धांतों की सहायता ली जा सकती है। अब बात हो गई कृष्णिका विकिरण नियम की। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने क्वांटम सांख्यिकी की उत्पत्ति और उसके साथ ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके स्पेक्ट्रम और उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो भी थ्योरी काम में लेगी उनके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांक ने एक हाइपोथेसिस दी कि कैसे ऊर्जा का क्वांटीकरण होगा, और उसको यूज करते हुए ये जो कर्व है इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।